आज की सुबह थी। सूर्य पूर्व की दिशा में था। दिशा वहीं रह गई थी, बदला नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था। उसके निकलने पर उसका विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छुपा हुआ निकला होता था, पर निकलता जरूर था। उसका उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने के प्रमाण की तरह दिन था और सूर्य अस्त के प्रमाण की तरह रात होती थी। अभी रात काली थी। रात के काले में सब काला दिखता था। दिन ऐसा पारदर्शी गोरा था, जिसमें जो जिस रंग का था वह साफ दिखता था। रघुवर प्रसाद का रंग काला था। बचपन से सुबह उठने पर उन्हें लगता था कि रात उनके शरीर में लगी रही है और हाथ मुंह धोकर फिर नहाकर वह कुछ साफ और तरोताजा हो सकेंगे। बीच बीच में महीनों सुबह उठने पर ऐसा लगना छूट जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों चांदनी रात नहीं होती थी। महीनों चांदनी रात नहीं होती थी, बरस भर उजाली रात नहीं होती थी, मगर 2-3 बरस चांदनी रात होती तो उनका रंग उतना काला नहीं होता। रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला नहीं था कि उनकी मूछ उनके शरीर के रंग से मिली जुली होकर स्पष्ट न दिखाई देती हो। रघुवर प्रसाद 22-23 बरस के थे। काले रंग के बाद भी और भी काली भौं और बड़ी बड़ी काली आंखों के कारण वे बहुत सुंदर लगते थे। आज के दिन आज की चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वे आज के पेड़ की तरह दिख रहे थे। आम के पेड़ थे। आम के पेड़ों के बीच वही पुराना नीम का पेड़ आज का पेड़ था। आम के पेड़ों की पत्तियां आज हरी थी, जैसे सब पेड़ों की थी। आम में बौर आ गई थी। पेड़ बौर से लदे थे। बौर के गंध में सांस खींचने से मन की चक्कर आ जाता था। पेड़ों में इतनी बौर लगी थी कि जितनी बौर निकलनी थी सब निकल गई, जिन्हें अगले वर्ष निकलना था। धोखे से इसी वर्ष निकल गई थी। खिड़की से पड़ोस की छत पर 6-7 साल की लड़की ने झांक कर कहा, एक आम का बौर तोड़ दो। लड़की खिड़की के नीचे रखी ईंटों पर खड़ी थी। रघुवर प्रसाद के कमरे में झांकने के लिए पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे ने वहां ईंट जमाई थी, जो बहुत छोटे थे। तब भी झांक नहीं पाते थे। काहे के लिए? पूंजा के लिए बाई मंगाई है। लड़की अपनी अम्मा को बाई कहती थी। लड़की सोकर अभी उठी होगी। उसके बाल उसी तरह बिखरे थे जैसे रात भर गहरी नींद से सोने से होते थे। दोनों चोटियों में काले फीते थे। एक चोटी का फीता खुलकर लटका हुआ था। तुम्हारे पिता सो रहे हैं? बाहर गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे। तोड़ दो, बाई नहा ली है। अच्छा रुको। रघुवर प्रसाद उस लड़की के साथ पीछे
आम के पेड़ तक गए। रघुवर प्रसाद को लगा लड़की देर से उनके उठने का रास्ता देख रही होगी। तुम मेरे उठने का रास्ता देख रही थी? हाँ, उठने का रास्ता झांक कर देख रही थी। तुम पहले से उठ गई थी? हाँ। रघुवर प्रसाद का वह छोटा कमरा था जिसमें झांककर छोटे छोटे बच्चे अंदर उनके रास्ते देखते थे। जैसे वे उठते तो उनके खड़े होने का रास्ता, वे पढ़ रहे होते तो उनके सीटी बजाने का रास्ता, चहलकदमी करते हुए उनके लेट जाने का रास्ता, खाली कमरे में अचानक उनके दिख जाने का रास्ता, उनके चाय बनाने का रास्ते से लेकर हर क्षण का रास्ता। बच्चों के उस तरह देखने से रघुवर प्रसाद को फर्क नहीं पड़ता था। बच्चों के आने से उनके कमरे की चार दीवारियों के अकेलेपन में एक खिड़की और खुल जाती थी। खिड़की से आने वाली हवा से उनको अच्छा लगता था। रघुवर प्रसाद ऊंचे थे, उनका हाथ आसानी से खड़े खड़े बौर तक पहुंच रहा था, फिर भी वे उस बौर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जहां उनका हाथ नहीं पहुंच सकता था। वे उछले और बौर की डाली टूटकर उनके हाथ में आ गई, पर एक आंख बीच कर वे नीचे बैठ गए। क्या हुआ? लड़की ने पूछा। बौर का फूल झरकर आंख में चला गया। फूंका मार दूं? रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने फ्रॉक के छोर को उंगली में गुरमेट कर बांधा और अपनी गर्म सांस से फूंका। फिर रघुवर प्रसाद के बिल्कुल पास जाकर सांस से गर्म फरका के बांधे छोर को आंख पर रखा। ऐसा 2-3 बार किया। बस ठीक हो गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। उनकी आंख लाल हो गई और आंसू आ गए थे। ठीक हो गया? लड़की ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद के हाथ से बौर की डाल लेकर लड़की भाग गई। लौटते समय रघुवर प्रसाद को एक जगह 2 ईंट दिखाई दी। ईंट मिट्टी से सनी हुई थी। हाथों में एक एक ईंट उठाए रघुवर प्रसाद पीछे की खिड़की की तरफ गए। खिड़की के नीचे बच्चों ने ईंटें ठीक से जमाई नहीं थी। आधी ईंट उठाते बनी होगी, इसीलिए आधी ईंट अधिक थी। किनारे की ईंट के छोर पर पैर पड़ता तो ईंट पलट जाती और बच्चे गिर जाते। ईंट को उन्होंने जमाया। ईंट के चौरस पर खड़े होकर उन्होंने कमरे में झांका कि वे कमरे में नहीं थे। छोटे बच्चों के लिए तब भी नीचे होगा। वे ढूंढकर ईंट और ले आए। कमरे में आकर रघुवर प्रसाद को अपनी शादी का निमंत्रण पत्र पढ़ने का मन हुआ।